Okay, let's begin with Fayol's principles of management. फ्योल ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था आपके फंक्शंस, जो हमने फंक्शंस करे थे मैनेजमेंट के, ठीक है, हमने फंक्शंस करे थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, वो आइडेंटिफाई सबसे पहले फ्योल ने करे थे। लेकिन उसकी फॉर्म अलग थी, थोड़ी फॉर्म अलग थी। उसका मतलब उसने किस तरीके से बोला था फंक्शन को, इस तरीके से बोला था, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो इस तरीके से फंक्शंस दिए थे फ्योल ने, आइडेंटिफाई करे थे। और बाद में हमने इन्हीं को देखते हुए हमने फंक्शंस डेवलप कर लिए मैनेजमेंट के, दैट आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब हमने फंक्शन आइडेंटिफाई करे, इस चीज को ही देख के आइडेंटिफाई करे थे, ठीक है, एंड कंट्रोलिंग। तो अब फ्योल को और बेसिकली क्या जाना जाता है, और किस चीज के लिए जानता है? एक तो हमने जाना कि उसने आइडेंटिफाई करे थे फंक्शन, इसलिए उसको जाना जाता है। दूसरा, फ्योल को जाना जाता है एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। जनरल की जगह कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड भी आ जाता है, तो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, इस तरीके से हम फ्योल को जानते हैं। तो फ्योल ने बेसिकली क्या करा, एज अ फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए। कितने? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे फ्योल के ये प्रिंसिपल वन बाय वन कौन कौन से थे। फर्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं पहले। फर्स्ट प्रिंसिपल आपका रहेगा डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल नंबर 1 इज डिवीजन ऑफ वर्क। देखो नाम से समझ आ रहा है काम डिवाइड होगा। यहाँ हम वर्क की जगह लेबर भी आए ना तो भी सेम ही बात होती है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर लिखा हो या डिवीजन ऑफ वर्क हो तो दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि आप जितना भी काम है, आपको वर्क को पूरा मत करो, उसको डिवाइड कर दो स्मॉल स्मॉल टास्क में। डिवाइड योर वर्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल टास्क। छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। अब इन स्मॉल टास्क को असाइन कर दो वर्कर्स को अकॉर्डिंग टू उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। इन स्मॉल टास्क को आपने एम्प्लॉयज को असाइन कर दिया, ठीक है। और ये कह रहा है वर्क का मतलब, यहाँ पे वर्क का जो काम जो हमने असाइन करा है, जो डिवाइड करा है, वो काम दोनों के लिए कह रहा है। वो कह रहा है चाहे आपका टेक्निकल वर्क हो, मतलब कोई टेक्निकल वर्क है काम से रिलेटेड, या फिर आपका मैनेजमेंट वर्क है, आपको दोनों ही काम को कह रहा है वो इस तरीके से छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और लोगों को असाइन करो। अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, एग्जाम्पल से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेन बना रहे हो, 4 वर्कर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पेन बना रहे हैं। ए भी पेन बना रहा है, बी भी, सी भी और डी भी। तो ये प्रिंसिपल कहता है चारों पेन मत बनाओ। ए क्या करेगा, सिर्फ पेन की रिफिल बनाएगा। बी क्या करेगा, उसकी बॉडी बनाएगा। सी क्या करेगा, उसकी लेबलिंग करेगा, ठीक है। तो डी उसने उसकी पैकेजिंग कर दी। तो क्या हो रहा है इसमें, आपने काम को डिवाइड कर दिया मैनेजेबल टास्क के अंदर। इस डिवीजन से क्या होगा, ए रिफिल बनाने में बिल्कुल ही एफिशिएंट हो जाएगा, बहुत स्पेशलाइज हो जाएगा उस काम को करने में। डी पैकिंग में स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी काम को डिवाइड किया जाता है तो हमारा जो आउटपुट होता है, हमने 2 टर्म्स पढ़े थे, इफेक्टिव भी होता है क्योंकि स्पीड भी बढ़ेगी, आप सेम काम को करते जा रहे हो, और एफिशिएंट भी होता है क्योंकि आप जिस काम में एफिशिएंट हो, वेस्टेज तो कम करोगे वगैरह, कम से कम। तो इफेक्टिव काम आएगा, एफिशिएंट आउटपुट आएगा आपका, प्लस आपके जो लोग होंगे, जो एम्प्लॉयज होंगे, पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलाइज गेन कर लेंगे, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। ये मेन हो गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट कि इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो क्या इस प्रिंसिपल का कोई डिसएडवांटेज भी है? तो हाँ, तो देखो एक डिसएडवांटेज रहेगा इस प्रिंसिपल का, वो ये है काम में मोनोटोनी आ जाएगी। मोनोटोनी का मतलब होता है, कह सकते हो आप कि एक ही काम को बार बार काम कर रहे हो, आप बोर हो सकते हो, काम से बोर किया जा सकता है, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आप एक ही काम को करे जा रहे हो, मोनोटोनस वर्क हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अलग प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर
2 विच इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले देखते हैं इन दोनों का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करते हैं अथॉरिटी देखो नाम से होता है किसी को कमांड करने की पावर, तो इसका मतलब अथॉरिटी क्या होता है, राइट टू गिव ऑर्डर्स, दूसरे लोगों को ऑर्डर देना, कमांड करना, इसी का हम अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कोई काम करने की आपकी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू डू वर्क। मैंने आपको काम दिया, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पूरा करके मुझे दोगे ना, तो ऑब्लिगेशन टू डू वर्क, तो उसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है इस अथॉरिटी और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होनी चाहिए, पैरिटी। कई जगह पे इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पैरिटी का मतलब सिंपल टर्म्स में कहें तो बैलेंस, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब ये बैलेंस क्यों होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर इफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, मान लो एक फॉरमैन है, उस फॉरमैन को हमने क्या करा, बहुत अथॉरिटी दे दी, आप वर्कर्स को चार्ज कर सकते हो, पेनल्टी चार्ज कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो, सारी अथॉरिटी दे दी, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि उसको काम भी मैनेज करना है उनका। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फॉरमैन के पास बहुत सारी अथॉरिटी है, तो हो सकता है वो इस अथॉरिटी का मिसयूज करे, अपनी तानाशाही टाइप चलाए। ठीक है, हो सकता है वो वर्कर्स को जब मर्जी डांट रहा हो, जब मर्जी उनके छोटे छोटे काम पे पेनल्टीज निकाल रहा हो, तो ये सब काम कर रहा हो। तो इसका मतलब अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वहाँ अथॉरिटी का मिसयूज हो सकता है। एक सेकेंड सिचुएशन देखो, मान लो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको काम करने की अथॉरिटी, किस तरीके से ऑर्डर्स वगैरह है, उसकी अथॉरिटी नहीं दी। सेम सिचुएशन देखते हैं, फॉरमैन का ही लेते हैं हमने फॉरमैन को क्या करा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि वर्कर से सारा काम हमें इतने टाइम तक हो जाना चाहिए, लेकिन हमने उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी कि आप वर्कर को डांट सकते हो, पेनल्टी कर सकते हो, स्पेंड, कुछ भी अथॉरिटी नहीं दी। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आप वर्कर से काम ही नहीं करवा पाओगे, वो आपके सुनेगा नहीं, क्योंकि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। इसका मतलब इन केस जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, अथॉरिटी कम होती है, तो आपके टास्क इनकम्प्लीट ही रह जाते हैं, टास्क आपके अधूरे ही रह जाएंगे अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो लेकिन अथॉरिटी ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आपके टर्म्स में देखते हैं, मान लो आपकी क्लास के अंदर, देखो क्लास के अंदर सबके मॉनिटर होता है। ओके, आपके टीचर ने बोला इस क्लास के मॉनिटर करना है, ठीक है, और आपको बच्चों को चुप रखना है, तो इसका मतलब आपकी क्लास में आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गया है टू मेंटेन डिसिप्लिन, लेकिन कोई अथॉरिटी नहीं दी। जो बच्चा ज़्यादा बोले उसको करना क्या है, अगर वो ज़्यादा बोल रहा है तो क्या करे उस बच्चे का, तो कोई अथॉरिटी नहीं मिली, ना आप उसे डांट सकते हो, ना उसका नाम लिख सकते हो ब्रैकेट में, कोई अथॉरिटी नहीं देकर गए। तो इसका मतलब आप कैसे चुप रखोगे, नहीं रखवा पाओगे, इसका मतलब आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाएगी अथॉरिटी से। इसीलिए हम बोलते हैं क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में बैलेंस, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आपका सेकेंड प्रिंसिपल। अब हम बात करते हैं ना, अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी भी ना कुछ लोग अपने कैरेक्टरिस्टिक की वजह से भी गेन करते हैं। ठीक है, तो कुछ अथॉरिटी तो फॉर्मल होती है, थोड़ा सा अथॉरिटी को देख लेते हैं। कुछ अथॉरिटी तो फॉर्मल होती है, आपको आपके ऑफिस में रहने की वजह से, एक पोजीशन की वजह से एक अथॉरिटी मिली है, दैट इज़ योर फॉर्मल अथॉरिटी। कुछ अथॉरिटी इनफॉर्मल भी होती है। इनफॉर्मल का मतलब जैसे कि आप फ्रेंड्स हो, सारे सेम लेवल पे हो, लेकिन किसी की बात ज़्यादा सुनी जाती है वगैरह, तो आपने इनफॉर्मल अथॉरिटी गेन कर रखी है आपके एफर्ट से या फिर आपके तरीके से, आपके पर्सनल ट्रेड से। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड प्रिंसिपल विच इज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो नाम से ही समझ आ रहा है कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन रखने हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमने चुप बैठे रहना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, शोर नहीं मचाना लाइक क्लास के अंदर। यहाँ डिसिप्लिन से हमारा मतलब है कि आपको क्या करना है, फॉलो करने हैं जो भी आपका एग्रीमेंट था, आपको उसको फॉलो करना है। एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट था, यू शुड फॉलो योर एग्रीमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने रूल सेटअप करे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, आपको उसको फॉलो करना है। तो डिसिप्लिन का मतलब यू हैव टू फॉलो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयज एग्रीमेंट। यहाँ डिसिप्लिन हम दोनों से चाहते हैं। हम चाहते हैं
मैनेजमेंट से भी डिसिप्लिन प्लस हम चाहते हैं वर्कर से भी डिसिप्लिन। दोनों से डिसिप्लिन चाहने का मतलब है हम चाहते हैं मैनेजमेंट और वर्कर एक दूसरे को कोई ना कोई कमिटमेंट तो देते रहते हैं, तो उन कमिटमेंट्स को ऑनर करें। ऑनर का मतलब उन कमिटमेंट को एक तरीके से पूरा करें। तो हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट और वर्कर्स अपनी कमिटमेंट एक दूसरे की तरफ जो भी देते हैं उनको पूरा करें। फॉर एग्जांपल वर्कर से ने एग्री करा था कि हम इतना आउटपुट दे देंगे, तो उनको अगर एग्री करा उन्होंने मैनेजमेंट के साथ, तो उनको यू शुड, अगर काम ज़्यादा करना पड़ रहा है तो करो, लेकिन आपने जो कमिटमेंट दी थी उसे पूरा करो। लाइकवाइज मैनेजमेंट ने एक कमिटमेंट दी थी कि हम बोनस देंगे आपको नेक्स्ट मंथ, तो दोनों अगर आपने कमिटमेंट दी है तो इसका मतलब अगर आप अपनी कमिटमेंट ऑनर करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। दिस वाज आवर थर्ड प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ प्रिंसिपल की तरफ। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। ओके, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि आपको जो ऑर्डर दे रहा है इंसान वो बहुत सारे नहीं होते, एक होना चाहिए, तो यूनिटी होना चाहिए। इसका मतलब अगर एक इंसान है, एक 1% मतलब 1 एम्प्लॉय है, तो उसका एक ही बॉस होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। डुअल का मतलब दो, डुअल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड। डुअल सबऑर्डिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब डुअल सबऑर्डिनेशन का मतलब अगर एक इंसान है, इसके दो बॉस हैं कि ये भी इसका बॉस है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, ए भी ऑर्डर दे रहा है, बी भी ऑर्डर दे रहा है, तो ये जो इंसान है ये तो कंफ्यूज हो जाएगा किसकी बात को मानूं किसको ना मानूं। तो इसका मतलब वो तो टास्क पूरा ही नहीं कर पाएगा, कभी कोई ऑर्डर दे रहा है, कभी किसका टास्क करूँ, एक का टास्क करा दूसरा नाराज हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर प्रोसेस ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको कि किसका टास्क पहले पूरा करना है, किसका करना है, किसका नहीं करना, तो किसके रूल्स फॉलो करने हैं, किसके नहीं, किसके अकॉर्डिंग काम करना है, ऐसे बहुत सारी कन्फ्यूजन जनरेट हो जाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आपको एक टाइम पे एक इंसान के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको कमांड कर सके, ऑर्डर्स दे सके। अगर आप इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हो, मतलब ये प्रिंसिपल को नहीं मानते, तो क्या होता है, सारी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है। क्या क्या डिस्टर्बेंस हो जाएगी आपका क्या हो जाएगी, सबसे पहली चीज़ तो कन्फ्यूजन जनरेट हो जाएगी, एम्प्लॉय कंफ्यूज रहेंगे, टास्क इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका ऑर्डर भी मेंटेन ना हो, डिसिप्लिन भी ना हो। तो इसका मतलब अगर इस प्रिंसिपल को करा तो आपका डिसिप्लिन अफेक्ट हो सकता है, आपका ऑर्डर अफेक्ट हो सकता है, हर चीज़ अफेक्ट हो जाती है अगर ये प्रिंसिपल ना अपनाया जाए तो। दिस वाज यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल नंबर 5 विच इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस इज आवर फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अगर हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आपके गोल एक हो, है ना। तो इसका मतलब एक ऐसा प्रिंसिपल जो कहता है कि अगर आपका एक ग्रुप है, एक हेड है, एक डिपार्टमेंट है, तो एक हेड हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए टूवर्ड्स वन गोल। पूरे हेड का एक गोल होना चाहिए, वन हेड वन गोल, कि एक टाइम पे एक ग्रुप का एक ही काम हो, कि आपके सारे एफर्ट्स एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी आपकी ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब एक काम डुप्लीकेशन नहीं होगी, कोई भी एक ही काम को दो बार नहीं करेगा, सारे एफर्ट्स एक ही तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है, डिविजन्स, या फिर कह सकते हो हम डिविजन्स बना सकते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट बनाया मैंने मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के सारे एफर्ट सेल को इंक्रीज करने में जाएंगे ना, तो सबके उनके एफर्ट्स एक ही जगह लग रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लाइकवाइज मैंने अगर डिवीजन बनाई है, मान लो मैंने एक सोप डिवीजन बना दी, तो जो सोप डिवीजन है उनके एफर्ट सोप की सेल्स को इंक्रीज करने जाएंगे, उसकी प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज, तो एक डिवीजन का एक ही टारगेट होगा, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। इससे पहले हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था यूनिटी ऑफ कमांड, वो एक इंसान को अफेक्ट कर रहा था। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, और ये वाला जो प्रिंसिपल है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड कहता था कि एक टाइम पर एक बॉस, ये कहता है एक टाइम पर एक गोल। दिस वाज आवर फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।
अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो कि काफ़ी लेंथी है। प्रिंसिपल नंबर 6, विच इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट बोल सकते हैं हम, या फिर हम टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, टू जनरल इंटरेस्ट या फिर टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। देखो इस प्रिंसिपल का मतलब है, जब भी आपके एज एन इंडिविजुअल आपका जो मकसद है, आपका जो इंटरेस्ट है, और एज अ जनरल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जब भी क्लैश करता है, तो उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त आपको इस प्रिंसिपल को देखना है। ये प्रिंसिपल बोलता है सबऑर्डिनेशन, मतलब आप अपने इंटरेस्ट को भूल जाओ, पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आगे रखो। तो इन दोनों में से जब भी क्लैश होगा तो आप आगे क्या रखोगे? ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को। तो इससे लगता है यार ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत सेल्फिश है, हमारे इंटरेस्ट को आगे नहीं रख रही। लेकिन ये देखो, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अगर आगे रखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग रहने वाले हैं सबका भला होगा। तो एक आपका भला नहीं होने से उनका सबका फ़ायदा हो रहा है, तो हम इसीलिए इसके इंटरेस्ट को ज़्यादा रखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक पर्सन है ए, ठीक है, उसने लीव के लिए अप्लाई करा हुआ है, ये और उसकी लीव सैंक्शन भी हो गई है। 5th को उसको लीव सैंक्शन हो गई है, ठीक है, उसको कहीं जाना है। लेकिन क्या हुआ, 5th को ही कोई बाहर से डेलीगेट्स आ रहे थे, फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, और वो 5th को ही मिल सकते हैं, 6th की उनकी फ्लाइट है, वो चले जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, अब ए को चॉइस करनी पड़ेगी। ए ने लीव ली हुई है 5th की, लेकिन 5th को डेलीगेट आएगा, डेलीगेट साथ मीटिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन का लैक्स का लॉस हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में देखो क्या करेगा वो, इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए को क्या करना चाहिए? अब ए की मर्जी, ए को लीव सैंक्शन है, वो लीव पर जा सकता है, लेकिन इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ए को ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारा लॉस हो गया तो उन सब लोगों को लॉस होगा जो ऑर्गेनाइजेशन से डील करते होंगे, इवन ए को भी इनडायरेक्टली लॉस तो होगा ही। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में ए को अपनी लीव को साइड में रख के उनके साथ मीटिंग अरेंज करनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन को लॉस से बचाना चाहिए। तो इसका मतलब जब भी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट क्लैश करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करते हुए ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट आगे रखेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है उसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट मैटर करता है। तो दिस वाज आवर 6th प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने 7th प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन हमें पता है ना, सैलरी वगैरह मिलती है किसी को, हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी मिलनी है वो कैसी होनी चाहिए? जस्ट, मतलब फेयर, जस्ट और इक्विटेबल होनी चाहिए सैलरी। सैलरी हमेशा जस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सैलरी जो होनी चाहिए वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक का एटमॉस्फेयर सही रहे, ठीक है। अगर सैलरी जस्ट नहीं दोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा मैनेजर और वर्कर के बीच में। वर्कर को अगर सैलरी नहीं मिलेगी ठीक सी, जितना वो काम करे उसके अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलेगी, वो फ्रस्ट्रेट रहेगा, डिससेटिस्फैक्शन रहेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, फेयर सैलरी दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फेयर होनी चाहिए और एम्प्लॉय के लिए फेयर होनी चाहिए। एम्प्लॉय के लिए इतनी जस्ट सैलरी होनी चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, रीजनेबल, ऐसा नहीं कह रहे लग्जरीज देनी है सबको। ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेयर होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी के हिसाब से होनी चाहिए, जो भी सैलरी है ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ हमने समझा कि रेम्यूनरेशन दोनों के लिए फेवर होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के स्टैंडर्ड को मेंटेन करे लिविंग, ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखे। तो अगर ऐसा रहेगा तो स्मूथ वर्किंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऐसा नहीं होगा, वर्कर्स डिससेटिस्फाई रखेंगे, तो हमारी कभी भी वर्किंग स्मूथ नहीं हो सकती। दिस वाज आवर 7th प्रिंसिपल, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब आगे बढ़ते हैं अपने 8th प्रिंसिपल की तरफ, विच इज़ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। Centralization and decentralization.
अगर हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन की, तो सेंट्रलाइजेशन कहती है कि जो अथॉरिटी है उसकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, देयर शुड बी कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। कंसंट्रेशन का मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में होती है ना पावर, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैनेजर हूँ, मेरे हाथ में सारी पावर है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है, सारी अथॉरिटी एक ही के हाथ में है। डिसेंट्रलाइजेशन कहती है कि अथॉरिटी सारे में बांट दो, उसको डिस्पर्सल कर दो, बांट दो। कहाँ बांट दो? अलग अलग लेवल्स पे उसको बांट दो, अकॉर्डिंग टू लेवल लोगों को अथॉरिटी बांट दो, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपको पूरी सेंट्रलाइजेशन करें पूरी डिसेंट्रलाइजेशन करें, हम दोनों के बीच में बैलेंस भी मेंटेन करके रखते हैं। और प्लस सिचुएशन के हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि हमारी सिचुएशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इन चीज़ों को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक इंसान है, उसकी एक छोटी सी शॉप है, उसके नीचे 3 वर्कर हैं, तो इस सिचुएशन में जो शॉप का मैनेजर है जो सेंट्रलाइजेशन रख सकता है, क्यों? क्योंकि उसके नीचे 3 वर्कर है, उसको मेंटेन कर सकता है, सारी पावर उसने अपने हाथ में रख ली। लेकिन जब ये शॉप से एक मॉल बनता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स हैं। अगर सारी पावर आप अपने हाथ में रखोगे तो हर लेवल आपसे पूछेगा, छोटे छोटे काम के लिए आपसे पूछेंगे वो, ठीक है? तो हर काम के लिए आपसे पूछेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और वो काम डिले भी होगा। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी पावर हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि थोड़े थोड़े एक्शन वो अपने आप ले सके। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, अगर हम बात करें इसके डिसेंट्रलाइजेशन के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल देखो डिसेंट्रलाइजेशन का, हमारे नेशनल लेवल पर भी हमने गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखी है। फॉर एग्जाम्पल आपने पंचायत सुना होगा, पंचायत होती है और विलेज के अंदर, तो पंचायत को हमने इतनी अथॉरिटी दे रखी है वो डिसीजन लेने की, तो इसका मतलब नेशनल लेवल पे एग्जांपल है पंचायत जिसको हमने अथॉरिटी दे रखी है। तो इसका मतलब सारी पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में नहीं रखती। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट सारी पावर अपने हाथ में रखती, थोड़ी स्टेट के पास है, स्टेट सारी अपने पास में रखती, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं। लाइकवाइज एग्जाम्पल हुआ पंचायत का विलेज लेवल पर, जो कि जिसके अंदर पावर है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ऐसी हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ी है तो कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहता। बाकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम डिसीजन लेते हैं कि हमें सेंट्रलाइजेशन करना है या डिसेंट्रलाइजेशन करना है। दिस वाज आवर 8th प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं 9th प्रिंसिपल की तरफ, जो है स्केलर चेन। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल रहेगा, स्केलर चेन। ये कौन सी चेन है? चेन, 2 चीजों की चेन है। इट इज द चेन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, दोनों ही बताती है ये। इसका मतलब वो बताएगी कि किसकी कितनी अथॉरिटी है, कौन किससे बात कर सकता है, ये सब भी बताएगी। फॉर एग्जांपल मान लो एक ए है, उसके नीचे बी है, बी के नीचे सी, सी के नीचे डी। लाइकवाइज इसके नीचे एक और पर्सन है एफ जी एम। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, अगर मान लो सी ने बात करनी है ए से, तो क्या वो डायरेक्ट बात करता है? ऐसे नहीं, सी को स्केलर चेन को फॉलो करना पड़ेगा। सी पहले बी को कम्युनिकेट करेगा, बी जाके ए को कम्युनिकेट करेगा, तो इसे हम बोलते हैं स्केलर चेन। क्या इस स्केलर चेन में कोई शॉर्टकट भी होता है? तो हाँ, स्केलर चेन के अंदर एक शॉर्टकट है जिसे हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। अगर 2 सेम लेवल के मैनेजर्स, ये सी है और ये जी है, सेम लेवल पे लाई करते हैं, तो ये अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कर सी और जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज नोन एज गैंग प्लैंक। और अगर सिचुएशन है इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में वी नीड नॉट फॉलो दिस स्केलर चेन। इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी से किसी कम्युनिकेट करना है, डी से करना है, तो डायरेक्ट जाके कर सकता है, बिकॉज इट इज एन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ए बी सी को छोड़ते हैं, हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, अगर वर्कर को कुछ कम्युनिकेट करना है डायरेक्टर को, तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट करेगा। वर्कर के ऊपर पता है हमने सुपरवाइजर या फॉरमैन होते हैं, वो उसे कम्युनिकेट करेगा। फॉरमैन अपने मैनेजर को कम्युनिकेट करेगा। हो सकता है मैनेजर के ऊपर भी कोई हो तो वो जाके डायरेक्टर को कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली, अगर उसके ऊपर है तो वो भी। तो ये देखो चेन चल रही है, तो दिस चेन इज कॉल्ड स्केलर चेन। और सिर्फ कम्युनिकेशन ऊपर जा रहा है तो ऐसा, डायरेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, ऊपर से ऑर्डर इसको आएंगे, इसको ऑर्डर आएंगे, इसको इंस्ट्रक्शन आएंगे, तो दोनों ही चेन इस तरीके से फ्लो होती है, चाहे वो अथॉरिटी हो चाहे वो कम्युनिकेशन हो। आगे बढ़ते हैं हम अपने 10th प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है ऑर्डर।
ऑर्डर से हमें लग रहा होगा कमांड वाला ऑर्डर या फिर डिसिप्लिन, तो वो नहीं है, वो तो हम पढ़ चुके हैं डिसिप्लिन क्या होता है। यहाँ ऑर्डर का मतलब होता है एक फिक्स प्लेस, कि चीज़ों की एक फिक्स प्लेस कर दो। चीज़ों का मतलब मटेरियल की एक फिक्स प्लेस कर दो, लेकिन ये ऑर्डर कहता है लोगों की भी फिक्स प्लेस कर दो। और वो क्यों बोलता है कि लोगों की फिक्स प्लेस कर दो? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी मैनेजर को ढूंढना है अपने, तो अब मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ढूंढ रही हूँ इधर 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 इधर, तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर की एक पोजीशन फिक्स कर रखी है यहाँ पर, तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली इधर जाऊंगी, मुझे मैनेजर अवेलेबल हो जाएगा। तो लोगों की एक फिक्स प्लेस होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज़रूरी होता है, ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटी स्मूथली फ्लो करें ताकि। वैसे ही मटेरियल की फिक्स प्लेस होना भी ज़रूरी है। अगर हमारे यहाँ पर टूल्स है, टूल्स इस प्लेस पे मिलते हैं, तो सारे इस प्लेस पे रखेंगे और इसी प्लेस से कोई जिसको उठाना होगा उठाएंगे। तो मटेरियल्स की भी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। इसकी वजह से एफिशिएंसी भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्लस आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है किस चीज़ का कौन सा प्लेस है। नेक्स्ट प्रिंसिपल करते हैं इक्विटी। इक्विटी का जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि आपको जब एम्प्लॉयज़ को ट्रीटमेंट करना है ना, आप जब एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करोगे तो कैसे ट्रीट करोगे, बिल्कुल फेयरली ट्रीट करो। इसका मतलब किसी भी तरीके की देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। किस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। बाहर से कोई एम्प्लॉय है, अलग से लैंग्वेज बोल रहा है, तो आपको उसके बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ना ही किसी कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना है, कास्ट, कलर, किसी भी बेसिस पे आपको एम्प्लॉयज़ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ऐसे नहीं करना कि ये मेरा रिलेटिव है इसको प्रमोशन दे दो, तो ये चीज़ नहीं करनी। सबको क्या देनी है आपने? इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दो किसी भी एक्टिविटीज़ के अंदर। इससे क्या होगा, अगर आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दोगे तो लोग आपकी तरफ ज़्यादा ट्रस्ट बिल्डअप करेंगे, लॉयल रहेंगे लोग। लेकिन अगर आपको लोगों को ऐसा लगेगा अरे ये तो डिस्क्रिमिनेट करता है, ये तो अपने अपने जो मेन मेंबर्स हैं वगैरह उनको ज़्यादा प्रमोशन देता है, हमें कम देता है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग लॉयल नहीं रहते। तो इक्विटी इंश्योर्स लॉयलिटी। दिस वाज आवर 11th प्रिंसिपल, इक्विटी। आगे बढ़ते हैं हम अपने 12th प्रिंसिपल की तरफ। टोटल मैंने बताया था ना 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो 2-3 रह गए, करते हैं आगे। हमारा प्रिंसिपल 12th है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोल दो या फिर स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, तो दोनों ही एक ही बात है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो आपका काम है वो एम्प्लॉय रिटेन रहे, ठीक है, वो एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहे। तो इसका मतलब उसको रिटेन करने के लिए ध्यान रखो, कभी भी उसकी फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज मत करो, फ्रीक्वेंट रोटेशन मत करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है ABCD और एक एम्प्लॉय आया E, आपने इस एम्प्लॉय को इसमें प्लेस करा, वो काम सीख रहा है, 2 महीने हो गए, उसने काम सीख लिया। 3rd मंथ आपने उसी एम्प्लॉय को C डिपार्टमेंट में प्लेस कर दिया। अब क्या सिचुएशन होगी, C डिपार्टमेंट में प्लेस होने की वजह से वो फिर से काम सीखेगा, यहाँ पर उसको फिर से लगे 2 मंथ काम सीखने के लिए, तो इसका मतलब वो परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा कब? तो इसका मतलब फ्रीक्वेंट रोटेशन से होने की वजह से 2 डिसएडवांटेज हैं। एक आपकी डिसएडवांटेज रहेगी कि आपके क्या होगा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दिखा पा रहे, वो डिससेटिस्फाई हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं, तो एम्प्लॉय रिटेन नहीं रहेगा। प्लस हमें भी उनकी परफॉर्मेंस को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। वो ट्रेनिंग लेंगे, काम सीखेंगे, इतने में आप उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे कि हाँ, तो उसकी परफॉर्मेंस को देखने का भी आपको मौका नहीं मिलेगा। तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल स्टेबल रहे, रिटेन रहे ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको फिक्स्ड थोड़ा सा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम टेन्योर रख सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय को रोटेट कराना है तो आफ्टर 2 ईयर रोटेट कराना है, एक मिनिमम आपने टेन्योर रख दिया कि इसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को रोटेट करवाएंगे। ओके, दिस वाज 12th। अब हम आगे करते हैं अपने 13th प्रिंसिपल की तरफ, विच इज इनिशिएटिव। देखो नाम से समझ आ रहा है ना, इनिशिएटिव, किसी को एंकरेज करना। तो मैनेजमेंट का काम है वर्कर्स को एंकरेज करो, यहाँ वर्कर्स लिख देती हूँ, इसका मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह सारे इंक्लूडेड हैं। वर्कर्स को एंकरेज करो कि वो अपना इनिशिएटिव दे, ठीक है। किस तरीके से इनिशिएटिव दे सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी वगैरह है उसके अंदर अपने सजेशंस दे। अब सजेशंस एम्प्लॉय का लेना है तो हम एक बॉक्स बना सकते हैं, सजेशन बॉक्स, जिसके अंदर वो एम्प्लॉय अपने सजेशन दे।
इसके साथ साथ एम्प्लॉय सजेशन दे रहा है, आपको सजेशन पसंद आ रहा है, तो आपके उसी इनिशिएट को रिवॉर्ड भी करो। अगर आपको लग रहा है इस एम्प्लॉय के इस सजेशन की वजह से हमें बहुत फ़ायदा है, तो हो सके तो आप एम्प्लॉय को उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड भी दो ताकि वो फ्यूचर में और भी सजेशंस दे। तो इसका मतलब है इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ को एंकरेज करना कि वो काम के अंदर, किसी एक्टिविटी में, किसी डिसीजन में इनिशिएट करें। लास्ट प्रिंसिपल आपका है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। लास्ट प्रिंसिपल जो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, उसका मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम स्पिरिट लानी है। सबको लगे हम एक ही टीम के एक ही टीम के मेंबर्स हैं, ठीक है। एक ही टीम के मेंबर्स होंगे तो वो एक टीम को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, यूनिटी आएगी, काम में यूनिटी आ रही है, काम में हार्मनी आ रही है, ठीक है। लोग एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी करेंगे, भाई हम एक ही टीम के मेंबर हैं, हमें एक दूसरे को सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लोग कोऑर्डिनेट भी करेंगे। एक ही टीम के मेंबर होने की वजह से तो आपको क्या करना है, जब आप बोल रहे हो तो हमेशा आई लगा के मत बोलो, आई शुड बी रिप्लेस विद वी लगा के बोलो। जब मैं आपको कहूँगी कि हमें आगे बढ़ना है तो इट इज़ गुड, अगर मैं बोलूँगी मुझे आगे बढ़ना है वगैरह, आई यूज़ करूँगी तो इसका मतलब वो नेगेटिव टर्म शो करता है, टीम स्पिरिट को नहीं शो करेगा। तो टीम स्पिरिट होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो बेटर कोऑर्डिनेशन, यूनिटी और बेटर हार्मनी रहेगी। तो दीज वर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्योल।